हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ आपको बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट चल रहा था। तो ये लास्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के फॉर्मूले कवर कर लिए थे और थ्योरेटिकल उसका पार्ट कवर कर लिया था, और साथ में वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का एक इलस्ट्रेशन भी कवर किया था और एक छोटा सा इलस्ट्रेशन भी था जिसमें आपका फिक्स ओवरहेड का एक पार्ट था और एक वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस से रिलेटेड पार्ट था। लेकिन देखिए, मैंने आपको वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का प्रॉपर तीनों फॉर्मूले कवर करा दिए थे उसके इलस्ट्रेशन के साथ। तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो का जो बिल्कुल एंड पार्ट था उसमें आपको बताया था कि ये इलस्ट्रेशन है, इसका आपको वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का पार्ट करना है। अब देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि सिंपल सा पार्ट है। तो सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। आज तो हम देख रहे हैं सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस से रिलेटेड जो ये इलस्ट्रेशन है पूरा का पूरा, यानी 7 पूरे के पूरे फॉर्मूले कवर होंगे। फिर 2 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का पार्ट बचा है, वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो आपने देख लिया होगा, अगर आपने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कवर कर लिया होगा तो आपको सिंपल लगेगा क्योंकि आपके उसी से लिंक पार्ट है। यहाँ पे हम बस किसका पार्ट देखेंगे, फिक्स ओवरहेड का देखेंगे, इसको इग्नोर मारेंगे। ठीक ठीक है, तो ये बजटेड का पार्ट है, ये एक्चुअल का पार्ट है। ये प्रोडक्शन दे रखा है 22,000 यूनिट जो कि बजट से रिलेटेड है और ये एक्चुअल की है। फिर आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है, ये आपको दे रखा है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, वेरिएबल पे ध्यान मत देना क्योंकि वैसे अगर ध्यान दोगे तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। देखिए, सीधी सी बात है, आपको क्या निकालना पड़ता है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकालनी पड़ती है अगर आप आउटपुट की बात करते हो। अगर आप ऑर्स की बात करते हो जो यहाँ पे दे रखा है 25,000 और 27,000, याद रखना इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैन आवर्स का मतलब क्या होता है कि हम बोल सकते हैं, देखिए अगर कोई वर्कर है, टोटल मिला के एक बिजनेस है, उसमें हम बोल सकते हैं कि वर्कर 100 वर्कर है। ठीक है, अगर वो एक महीने में 25 डेज़ के हिसाब से काम कर रहे हैं, आपने बजट ये सेट कर रखा है, या एक्चुअल में 26 डेज़ हुआ। ठीक है, कैसे भी सोच लीजिए, तो आपको पता है कि 25 डेज़ आपने सोचे और 100 वर्कर है, और हम ये बोल सकते हैं कि हर वर्कर हर दिन जब भी काम करता है तो वो 8 आवर्स काम करता है, यानी 8 आवर पर डे, ये बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 25 डेज़ के साथ, तो वो मंथ का आ जाएगा। फिर जैसे आप 100 वर्कर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैन आवर्स निकल के आ जाएगा। तो पर्टिकुलर आपको दे रखा है, तो यहाँ पे एक्चुअल भी आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, अगर स्टैंडर्ड रेट पर आवर करनी है तो सीधी सी बात है, जो भी ओवरहेड दे रखा है उसके साथ डिवाइड बाय आवर्स कर दो। अगर आपको स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट करनी है तो जो भी आपको ओवरहेड दे रखा है, चाहे फिक्स चाहे वेरिएबल, जो भी आपको निकालना है उसके साथ आप यूनिट डिवाइड कर दो। ये तो आपको लॉजिक पता है, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ होती है, देखिए जहाँ पे रिकवर्ड और स्टैंडर्ड का पार्ट आता है। रिकवर्ड में मैंने आपको हमेशा याद दिलाया कि एक्चुअल आउटपुट याद रखिए। तो देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिर आपको पता है 2 फॉर्मूले बनते हैं इसके, एक तो एक्सपेंडिचर निकल के आता है और एक वॉल्यूम निकल के आता है। वॉल्यूम में 2 निकल के आते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, एक एफिशिएंसी का पार्ट आता है और एक आपका कैपेसिटी का पार्ट आता है। ठीक है, कैपेसिटी में आपका क्या आता है, आप बोल सकते हो रिवाइज। ठीक है, रिवाइज कैपेसिटी निकल के आ जाता है, और एक आपका निकल के आ जाता है कैलेंडर वाला। कौन सा निकल के आता है, कैलेंडर वेरिएंस। वैसे मैंने नीचे कवर कर रखे हैं सारे के सारे, तो आपके आ जाएंगे एफिशिएंसी, फिर कैपेसिटी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, रिवाइज्ड कैपेसिटी, फिर 7th क्या आ जाएगा, कैलेंडर वेरिएंस। इस तरीके से आ जाएगा। तो फटाफट पहले लिस्ट, पहले यानी फॉर्मूले की तरफ देखते हैं क्या बोल रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, RFO माइनस AFO है। अब ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, और जनरली कैसे याद रखने हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाहे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट हो, चाहे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट हो, चाहे ओवरहेड कॉस्ट हो, मैंने आपको बताया था कि जनरली यही फॉर्मूला लगता है। फिक्स में फिक्स आ जाएगा, वेरिएबल में वेरिएबल, और जब ओवरहेड कॉस्ट की बात करेंगे तो फिक्स प्लस वेरिएबल, मतलब पूरा का पूरा रिकवर्ड ओवरहेड और पूरा का पूरा एक्चुअल ओवरहेड, दोनों को मिला के। रिकवर्ड को आप एब्जॉर्ब भी बोलते हैं। एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिर्फ स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट बोल दीजिए क्योंकि आउटपुट की बात कर रहा है। और देखिए, एक्चुअल में तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल पार्ट है, एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। लेकिन दिमाग लगाइए, जब आपको एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड रेट, सॉरी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है 49,000, तो आपको निकालने की जरूरत ही कहाँ है, सीधी सी बात। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 24,000 दे रखा है। स्टैंडर्ड कहाँ दे रखी है, ढूंढिए। नहीं, तो स्टैंडर्ड मैंने बोला हमेशा किससे लिंक होता है, बजट से। जनरली आप किसकी बात करते हो, देखो फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, तो ऊपर क्या आएगा, ओवरहेड आएगा। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 44, और बजटेड यूनिट कितनी है, 22। 44 डिवाइड बाई 22 करेंगे तो ₹2 पर यूनिट निकल के आ जाएगी। तो ये 48 आ गया RFO, माइनस 49 कर दिया, 1000 क्या आ गया, एडवर्स आ गया। कितना सिंपल है, देखिए वर्किंग नोट देखिए। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट 44,000 डिवाइड बाई 22। आपको दिक्कत ही नहीं होगी, इस तरीके से मैंने वर्किंग नोट ये करके पूरा बना रखा है। मैं चाहूँ तो एक साथ पूरे वर्किंग नोट बना सकता था, लेकिन मुझे सिस्टमेटिक ढंग से एक एक करके बताने थे, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन से रेलिवेंट वर्किंग नोट बना दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आपका दे रखा है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस।
देखिए जब आपको एक्सपेंडिचर वेरिएंस का पार्ट दे रखा है तो उसमें जनरली फॉर्मूला देखिए क्या दे रखा है, बी एफ ओ माइनस ए एफ ओ। अब देखिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड की जब भी बात करता है तो यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक। और ए एफ ओ की बात कर रहा है तो वो कितना दे रखा है आपको, 49 दे रखा है। तो आप देख सकते हैं ये 44 और ये 49। फिर भी मैंने देखिए क्या करा, निकाल दिया 22,000 इंटू ₹2 के हिसाब से, जबकि मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसके बेसिस पे ही तो मैंने क्या निकाला था, ₹2 पर यूनिट निकाला था। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये निकल के आ गया। देखिए एक बार समझने के लिए निकाल दिया, वैसे तो क्या निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दे रखा था आपको 44,000। तो 44 में से 49 गए तो कितना बचा, 5,000 एडवर्स, ठीक। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट के साथ क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है और फिर वॉल्यूम वेरिएंस आता है। वॉल्यूम का क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको ध्यान नहीं हो तो आरएफओ जो पहले आता है आपका कॉस्ट में वो याद रख लेना, तो उसके साथ क्या आ जाएगा आपका बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का पार्ट आ जाएगा। ये आपको ध्यान आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट के हिसाब से दे रखा है, माइनस बजटेड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट के हिसाब से दे रखा है। तो ये 48 तो हमने निकाल लिया था, ये ₹2 पर यूनिट हमने निकाली थी और 24,000 यूनिट एक्चुअल दे रखी थी, ठीक है। अगर बजटेड आउटपुट की बात करोगे तो 22 इंटू 2 44 ये भी दे रखा है। तो 48 और 44 का डिफरेंस क्या, 4,000 फेवरेबल। अगर 4,000 फेवरेबल, आपको पता है कि सेकंड और जो थर्ड आपने फॉर्मूला निकाला उसको अगर आप टोटल करोगे तो 1 के इक्वल आएगा। मतलब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो 4,000 फेवरेबल में से 5,000 के एडवर्स लेस करके देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि 1,000 एडवर्स का पार्ट आएगा जो कि आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बनेगा, ये वाला। नीचे मैंने साथ साथ रिकन्सिलेशन भी कर रखा है। तो देखिए 3 जैसे फॉर्मूले कवर हुए उसके बाद रिकन्सिलेशन का पार्ट आ गया ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। अब एक और चीज़ याद रखना, आप बोल रहे हो सर आप तो ये रटा रटाया बता रहे हो क्योंकि ये तो पर यूनिट का है। आप है ना जैसे रिकवर्ड की बात कर रहे हो बार बार इसमें, तो हमें तो रिकवर्ड के हिसाब से आवर्स के हिसाब से निकाल के बताओ। देखिए निकाल के बता सकता हूँ लेकिन कोई लॉजिक नहीं रहेगा, फिर भी चलो एक बार एक बता देता हूँ कैसे। देखिए अगर आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया यूनिट के हिसाब से और आप आवर्स के हिसाब से आना चाहते हो, तो मैंने बताया था ये एक्चुअल आउटपुट होता है। तो एक्चुअल आउटपुट आपके माइंड में बैठ जाता है। तो आप क्या करते हो, जब आवर्स के बेसिस पे बोलते हो तो एक्चुअल के अपोजिट क्या आता है, ऐसे ऐसे मान के चलो स्टैंडर्ड आता है। तो आपको पता है कि ये आउटपुट है और आपको आवर्स करना है, तो क्या करोगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ऐसे तो बोलोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ऐसे बोलोगे और इनटू क्या करोगे, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर, ये करोगे, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर करोगे। अब आप बोलोगे सर ये तो क्या है, टिपिकल हो गया। मैंने बोला टिपिकल कुछ नहीं हुआ, आपको ये निकालना है। अब देखिए आपको यूनिट पे ध्यान नहीं देना था, आप टाइम वेस्ट नहीं करते, या तो आप यूनिट के हिसाब से निकालिए या आवर्स के हिसाब से, इसलिए मैं एक ही आपको कवर करा रहा हूँ। तो देखिए फिक्स ओवरहेड कितना था, 44, डिवाइड बाय कीजिए 25, तो ये निकल के आ जाएगी। तो देखिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, 44/25, वैसे कैलकुलेटर के बिना भी आप कर सकते हो। अगर ये ज़्यादा पॉइंटों में नहीं आ रहा तो 1.76 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, याद रख लेना 1.76। अब आपको चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये जनरली मैंने कैसे बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो फॉर्मूला निकलता है, लेकिन मैंने आपको बताया फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड आवर निकाल रहे हैं एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे, तो एक्चुअल आउटपुट मैंने बोला था यहाँ पे साइड में रख लो, 24,000 यूनिट। अब आउटपुट के नीचे आउटपुट पर वो किससे लिंक है, बजटेड। तो आप ऐसे बोल दीजिए कि 22,000 के आउटपुट पे 25,000 आवर्स हैं। तो जो स्टैंडर्ड आवर होंगे वो आउटपुट के बेसिस पे निकालने हैं एक्चुअल। तो एक्चुअल आउटपुट 24,000 के बेसिस पे कितने होंगे, ये पॉइंटों में आएगा थोड़ा, लेकिन आप क्या करोगे, उसको थोड़ा पॉइंट के बाद 4 वैल्यू तक लेके जाओगे ना, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। 27,272.72 ऐसा आ रहा है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.76 से जो आपने निकाली स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर, तो करके देख लेना, आपका मल्टीप्लाई करते ही वो 48,000 आएगा। और मेरा कितना आ रहा था, RFO 48,000 ही आ रहा है। तो देखिए ये एक लॉजिक है। वैसे स्टैंडर्ड का भी आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने रिकवर्ड का निकाला। तो आप फोर्थ में देख सकते हैं आपका स्टैंडर्ड आएगा, तभी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ तो ये दे रखा है 48, RFO माइनस SFO। SFO के लिए क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल आवर्स की बात करते हैं, ठीक है। जब हम एक्चुअल आवर्स की बात करते हैं तो उस केस में क्या आता है, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड, वही फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर। लेकिन यहाँ पे हम यूनिट की बात कर रहे हैं जितने भी पार्ट में। तो जब आपका एक्चुअल आवर्स आपके माइंड में बैठा हुआ है
स्टैंडर्ड के लिए। तो आगे आपको पता है इसके अपोजिट क्या आएगा, स्टैंडर्ड। अब आपको पता है कि ऑर्स हैं, जबकि आपको क्या करना है, आउटपुट देखना है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल ऑर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल ऑर्स इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। क्योंकि देखिए आउटपुट हो गया तो आपको पर यूनिट ही चाहिए थी। अब वो स्टैंडर्ड फिक्स तो आपको दे रखी है ₹2। अब ये निकालना है। अब ये निकालने का तरीका सिंपल। अब मैंने बोला कि ये भी नहीं रटना, देखिए एक्चुअल और साइड में लिख लो। अब आपको पता है कि उसके नीचे आपको क्या करना है, आवर्स के नीचे आवर्स। तो आपको पता है कि बजटेड आवर्स के बेसिस पे बजटेड आउटपुट कितना निकला, तो एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे स्टैंडर्ड आउटपुट कितना निकलेगा। तो आप देख सकते हो, ऊपर ही देख लो। तो आप देखो जो फटाफट देखिए कौन सा है, कहाँ गया। बजटेड आवर्स के बेसिस पे यानी 25,000 के बेसिस पे कितना निकला, 22,000। ठीक, तो एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे कितना निकलेगा, 22,000 डिवाइड बाई 25,000। एक्चुअल आवर्स मैंने गलत ले लिया, सॉरी, 27 है ये रहे। तो देखिए ऑर्स के नीचे ऑर्स का डिवाइड, मैंने गलती से 24,000 यूनिट ले लिया था। तो 22/25 इंटू 27। तो देखिए मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ कैलकुलेटर, वो तो मैं आपको दिखता नहीं हूँ क्योंकि मैं जनरली फेस टू फेस प्रेफर नहीं करता वीडियो बनाना। लेकिन धीरे धीरे करके आगे मैं आता जाऊँगा। शुरू में मैंने बनाई थी, मेरे को लगता है कि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे करके आगे आता जाऊँगा। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उस हिसाब से मेरे को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं भी फेस टू फेस वीडियो धीरे धीरे लेके आता जाऊँगा और लाइव वीडियो भी आएगी, लेकिन अभी 2-3 महीने लगेंगे क्योंकि मेरे को आपको क्या करना है, पर्टिकुलर वीडियोज़ प्रोवाइड करनी है पेड ग्रुप के लिए, इसलिए टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं 23760 ये जनरली पार्ट आ रहा है। तो 23760 इंटू ₹2 के हिसाब से और 24,000 इंटू 2 के हिसाब से। वैसे आप नीचे देख सकते हैं मैंने वर्किंग नोट प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने बोला वो वही का वही पार्ट इसमें दे रखा है। ऑर्स के नीचे ऑर्स है, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप है ना एक्चुअल ऑर्स के बेसिस पे करते, ठीक, तो आपका जल्दी निकल के आ जाता क्योंकि उस केस में क्या आपकी रेट पर आवर दे रखी थी। अगर आपको ध्यान हो ना एक्चुअल आवर्स और आपने रेट पर आवर है ना अभी 1.76 निकाली थी, ध्यान हो तो आप कर सकते हो 27,000 इंटू 1.76 भी करके देख लेना। ठीक, मैंने कुछ गलती कर दी इसमें, हाँ 1.76 कितना निकला, 47,520। बिल्कुल ठीक बोला है मैंने, मैं खुद ही इंटू गलत कर रहा था। 27,000 इंटू 1.76 करोगे तब भी जाके यही निकल के आ जाएगा। देखिए वैल्यू बार बार देखनी पड़ती है ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप देखिए 48 में से 47,520 गए तो कितना बचा, 480 फेवरेबल का पार्ट आपका बच गया। अब देख सकते हैं कि ये आपका आ गया। अब आपका फिफ्थ कौन सा है, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी। अब देखिए इसमें आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो SFO का पार्ट आपका निकला हुआ है और BFO का पार्ट आपका ऊपर निकला हुआ है थर्ड वाले में। तो BFO कितना है आपको दिख रहा है ये 44, और SFO कितना निकाला हुआ है आपने अभी 47,520। ठीक है, तो जैसे आप 47,520 में से 44 लेस करेंगे तो 3,520 आ जाएगा। रिकनसाइल कर लीजिए कैसे, क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर दो पार्ट थे, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी और कैपेसिटी। तो एफिशिएंसी और कैपेसिटी को आप जोड़ के देख लीजिए, 3,520 फेवरेबल है और फोर्थ का कितना था 480 फेवरेबल। दोनों जैसे टोटल होगा तो 4,000 फेवरेबल निकलेगा, जो कि वॉल्यूम वेरिएंस अपना ये आया था 4,000 फेवरेबल, ये आया था ना वॉल्यूम, तो जनरली ये आया था इस तरीके से। और एक और चीज़, जब भी आप क्या करते हो, जैसे आपने ये फोर्थ फॉर्मूला देखा तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपको ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको बाहर लिख दो, स्टैंडर्ड रेट बाहर लिख दो। जनरली आप यही करते हो, और इनटू क्या करोगे, एक्चुअल आउटपुट और माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट, ऐसे कर सकते हो। क्योंकि देखिए ये आ गया और ये आ गया, तो इस तरीके से भी बना सकते हो फॉर्मूला और आप याद कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मेरे को सिंपल क्या लगता है, जैसे ये बार बार दे रखे हैं ना SFO BFO, मेरे को ये सिंपल लगते हैं। अब देखिए कैपेसिटी का भी आपका हो गया, और कैपेसिटी के नीचे देखोगे फॉर्मूले यही है, ये सबसे सिंपल बेसिक है, लेकिन आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये आपको पहले से ही दे रखा था और ये आपने निकाल लिया। ठीक, इसको मैंने आपको आवर्स के बेसिस पे भी निकालना बता दिया कि 1.76 आपकी पर आवर की रेट दे रखी थी और इंटू 27,000 एक्चुअल आवर थे, और क्वांटिटी का तो मैंने क्या है वर्किंग नोट बनाया हुआ है, इस तरीके से आपका आ गया। सिक्स देखिए क्या बोल रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी। अब देखिए जब भी रिवाइज्ड कैपेसिटी की बात करता है तो आपको बताया कि वो कैपेसिटी से निकल के आया। अगर आपको कैपेसिटी का फॉर्मूला याद है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसको बोलते हैं रिवाइज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो इसका मतलब क्या है, जो बजटेड आउटपुट आपका दे रखा है वो क्या निकल के आता है, रिवाइज निकल के आता है, कि आपका बजटेड आउटपुट जो दे रखा है वो सही नहीं है,
सही क्यों नहीं है? क्योंकि वो 25 डेज़ के हिसाब से है। तो आउटपुट कितना है देखो, 22,025 डेज़ के हिसाब से निकला। आपने बजट में सोचा, लेकिन काम तो एक्चुअल 26 डेज हुआ। जबकि हमें एक्चुअल के हिसाब से देखना है, तो हम क्या बोलेंगे 22/25। तो 26 डेज के हिसाब से क्या होगा, उसे हम बोलेंगे रिवाइज बजटेड आउटपुट। निकाल के देख लेना, वैसे मैंने वर्किंग नोट में नीचे लिखा हुआ है, और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, आपको ध्यान हो तो देखिए निकला हुआ है। ज़्यादा ही निकलेगा, सीधी बात है। डिवाइड बाय 25 करोगे, इंटू 26 डेज करोगे तो इससे ज़्यादा ही निकलेगा। तो ये गलतियाँ कुछ अपन को पता चल जाती है कि यार 25 डेज में तो कम होगा, तो 26 में ज़्यादा ही होगा। तो देखिए इस तरीके से ये पार्ट निकला। अब इसने ये फॉर्मूला कैसे कर दिया, इसने फॉर्मूला ये कॉमन कर दिया। जैसे आप देख सकते हो कि अगर आप कैपेसिटी का फॉर्मूला देखते हो तो स्टैंडर्ड कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट करोगे, स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट करोगे, यही तो करोगे। अब बजटेड की जगह क्या आएगा, रिवाइज बजटेड। तो देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस रिवाइज। स्टैंडर्ड आउटपुट कभी भी स्टैंडर्ड और के लिए नहीं होता याद रखना, यानी जब भी यहाँ निकलता है स्टैंडर्ड आउटपुट कहीं पे भी बोल रखा है तो वो एक्चुअल और के लिए निकलेगा। वैसे स्टैंडर्ड ऑर्स बोलेगा वो एक्चुअल आउटपुट के लिए निकलेगा। तो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल ऑर्स है, ठीक है। और ये आपका निकला हुआ है कितना, 23760। मेरे हिसाब से यहाँ पे पता कर लिया था अपन ने, 23760 है ना, ये रहा। इस पर्टिकुलर पार्ट पे अपन ने देख लिया था, ठीक है। और वैसे भी देखिए मैंने इतनी बार आपको कैलकुलेशन बता दी है, तो वो फोर्थ पॉइंट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ध्यान रहना चाहिए और आपको खुद निकालने आना चाहिए। तो जैसे आपने माइनस किया, इंटू 2 किया, तो आपका ये 1760 फेवरेबल आ गया। अब देखिए आप क्या कर सकते हो, वही मैच कर सकते हो। अगर आपको पता है कि ये आपने निकाल लिया, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी कितना है 3520 फेवरेबल, और अगर उसमें से रिवाइज कैपेसिटी माइनस कर दोगे या हटा दोगे तो बाकी जो आएगा वो कैलेंडर का पार्ट ही आएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो आपको पता है कि बाकी 1760 भी कैलेंडर वेरिएंस होगा। अब आपको एक तरीके से हिंट पता चल गया, तो आप आंसर मैच कर सकते हो, सीधी सी बात है। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ बस। वैसे ही नीचे मैंने रिकन्सिलेशन भी दे रखा है कि कैपेसिटी इक्वल टू रिवाइज कैपेसिटी प्लस कैलेंडर। अब देखिए जनरली इसमें क्या है, वही स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट इंटू रिवाइज बस्टेड आउटपुट माइनस बस्टेड आउटपुट। अब देखिए पिछले से क्या चेंज है, अगर आप देखोगे कैपेसिटी में, तो कैपेसिटी में क्या था, ये पार्ट दे रखा था स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर, इसकी जगह इसने पुट कर दिया रिवाइज बजटेड आउटपुट पुट कर दिया, ठीक है। तो रिवाइज में से बजटेड आउटपुट गया। जब रिवाइज में से बजटेड जाता है तो जनरली क्या बताता है कि वही आपने जो वर्किंग डेज थे वो कम ज़्यादा करने की वजह से प्रोडक्शन में क्या कमी हुई है, प्रोडक्शन में कितनी ज़्यादा कमी हुई है या कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। 25 डेज़ की जगह 26 डेज हो गया एक्चुअल में, या 25 डेज़ की जगह 24 डेज़ हो सकता था। तो उस केस में जनरली ये पार्ट तो आएगा ही आएगा गैप। तो देखिए ये जनरली आपका निकला हुआ है, अभी आपने ऊपर निकाला था, और बजटेड आउटपुट आपको दे रखा है। जैसे ही गैप देखोगे, इनटू करोगे, तो ये देखो प्लस में आ रहा है, तो ये फेवरेबल आएगा। और याद रखना कि फेवरेबल क्या बताता है एक तरीके से कि आपकी कॉस्ट बची है, और एडवर्स क्या बताएगा कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगी है। जितने भी वेरिएंस में देखोगे तो जनरली यही बताएगा। सेल्स वेरिएंस जनरली मैंने कवर नहीं कराया क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि वो टॉपिक का पार्ट है। मैंने पास्ट ईयर के एमसीक्यूज देखे या मैंने स्टैंडर्ड के पार्ट देखे थ्योरेटिकल, तो उसमें नहीं है। तो उसको हम एक्स्ट्रा पार्ट में रख रहे हैं कि जब भी आएगा तो कवर कर लेंगे, क्योंकि आप किसी भी बुक में देखोगे आपको नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर आपको यही मिलेंगे। फिर भी हम सेल्स वेरिएंस के पार्ट का क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में रखेंगे, जिससे कभी भी करना होगा तो बाद में उसको फॉर्मूले के फॉर्म में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या आएंगे आपके उसमें फॉर्मूले ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें बिल्कुल सिंपल आते हैं। अब देखिए आपका ये पार्ट तो ख़त्म, अब बचा क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंसेस। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बहुत बड़े होते हैं। अब एंट्रीज के पार्ट तो आपके आने से रहे मेटेरियल कंट्रोल, ठीक, क्योंकि अकाउंट हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड जनरली बस वेरिएंसेस का पार्ट बोला गया था, और थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पहली वीडियो में पूरा करा दिया, जो अपने आने के बिल्कुल चांस है और जो आएंगे आएंगे। ऐसे तो आप बोलोगे बहुत सारे पॉइंट है, तो उसमें बेंचमार्क का भी पार्ट रहता है प्रोसेसिंग का स्टैंडर्ड में, तो ऐसे बहुत चीज़ें रहती हैं टिपिकली। अगर वो मैं पर्टिकुलर इंक्लूड करता रहा तो हमारा कोर्स पता नहीं कहाँ तक जाएगा, और इसकी 150 वीडियोस बन जाएगी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। इसलिए हमें क्या करना है, वो मेन पार्ट कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल रखा है, तो बोल रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन एंड एंट्रीज मेड अंडर ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी डिपेंडिंग अपॉन द इन्फॉर्मेशन दैट इज डिजायर्ड फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड इंटेंडेड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंस एनालिसिस। Variances which emerge in standard costing and recorded in the cost books may be disposed of in any of the following way। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो भी वेरिएंस इमर्ज हुआ, कंपनी क्या करती है, अपने कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से और अपने यूज़ के हिसाब से अलग अलग मेंटेन करती है अलग अलग कंपनी।
तो अलग अलग हिसाब से अकाउंटिंग करती है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इस हिसाब से वो वेरिएंस को डिस्पोज कर सकती है। अगर मान के चलिए कि आपका जो भी वेरिएंस आ रहा है, चाहे पॉजिटिव आ रहा है चाहे नेगेटिव आ रहा है, यानी चाहे फेवरेबल आ रहा है चाहे एडवर्स, फेवरेबल आ रहा है तो भी कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो, फायदा है। एडवर्स आ रहा है तो भी किस में डाल दो, कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। तो ये बोला इन दिस मेथड द स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स आर मेंटेन्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो उस केस में क्या हो गया, आपने इसको एक्चुअल पे मेंटेन नहीं करा, स्टैंडर्ड पे किया। अब आपको पता है कि जब आप एक्चुअल का पार्ट देखोगे तो कुछ ना कुछ तो वेरिएंस होंगे एंड ऑल वेरिएंसेस आर चार्ज टू कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सीधी सी बात, दिस मेथड इज फेवर्ड बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्ट फैसिलिटी प्रॉम्प्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड ऑल्सो वेरिएंसेस आर सेपरेटेड आउट सो एज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। वही देखिए रिकन्सिलेशन की अप्रोच आपको पता है, तो उस केस में आपको पता है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या प्रॉफिट दे रखा है और एक्चुअल के हिसाब से क्या प्रॉफिट आ रखा है, वो रिकनसाइल हो जाएगा बीच के किसके थ्रू, वेरिएंसेस के थ्रू, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टॉक मेंटेन किया हुआ है और एक्चुअल के हिसाब से क्या स्टॉक मेंटेन हुआ है, तो वो रिकन्सिलेशन के थ्रू पता चल जाता है। अब सेकंड आपको पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, अलोकेशन ऑफ वेरिएंसेस टू फिनिश स्टॉक डब्ल्यूआईपी एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। या तो चाहे ये भी कर सकते हो फर्स्ट की जगह, अंडर दिस मेथड वेरिएंसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये बोल रहा है कि अब जो वेरिएंसेज आएंगे उनको हम कहाँ बांट देंगे, यानी नॉर्मल आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल कॉस्ट पे ही फिनिश स्टॉक डब्ल्यूआईपी कॉस्ट ऑफ सेल को मेंटेन कर रहे हो, लेकिन जो भी डिफरेंस आएगा, अब देखिए ऊपर तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे थे, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट पे, तो अब जो भी डिफरेंस आएगा यानी वेरिएंस का पार्ट आएगा, आप इनके क्लोजिंग बैलेंस के प्रपोर्शन में क्या कर दोगे, बांट दोगे। तो बोल रहा है इन प्रपोर्शन टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेरिएंस, किस टाइप का वेरिएंस है। फिर आपको बोल दिया ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। देखिए आपको पता है कि ये क्या होता है, जनरली आपके अगर फेवरेबल वेरिएंस है तो उसको हम क्या करेंगे, डेफर्ड के फॉर्म में रिजर्व में ट्रांसफर करते रहेंगे और वो कैरीड फॉरवर्ड होते जाएंगे जब तक कि कोई एडवर्स वेरिएंस नहीं आता और उसको हम फेवरेबल के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर देते। ठीक है, ये पार्ट हो गया। और रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस टू मैनेजमेंट बोल रहा है, तो इसमें जनरली क्या बोल रहा है, जो भी वेरिएंसेस जब भी होते हैं आपको बताया था कि लास्ट का जो पार्ट रहता है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद जनरली क्या हो रहा है कि ये मैनेजमेंट को एक तरीके से क्या जा रही है, रिपोर्टिंग जा रही है। अब देखिए जब भी मैनेजमेंट क्या करता है, तो देखिए जो भी उसके पास मैनेजमेंट के बाद क्या आती है, रिपोर्ट आती है, उसको क्या करता है, वो देखता है उसमें जो भी उसको अनफेवरेबल वेरिएंस दिखते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो भी उसको कंट्रोलेबल वेरिएंस दिखते हैं, जिसको पता है कि वो कंट्रोल कर सकता है, उसको जनरली वो क्या करेगा, सही करने की कोशिश करेगा, यानी करेक्टिव एक्शन लेगा ताकि आगे फ्यूचर में दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो इस केस में क्या बोल रहा है, इसलिए जो भी वेरिएंस की रिपोर्टिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट को वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो भी पर्टिकुलर वेरिएंस क्रिएट कर रहा है, वेरिएंस बोल रहा हूँ, जो भी पर्टिकुलर ये वेरिएंस कैलकुलेट कर रहा है, वो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट किसको दे दे, मैनेजमेंट को दे दे, क्योंकि मैनेजमेंट इसी के बेसिस पे क्या करेगा, करेक्टिव एक्शन लेगा और डिसीजन ले पाएगा, और उसी बेसिस पे क्या कर पाएगा, सामने वाले को अकाउंटेबल ठहरा पाएगा। आपको पता है कि देखिए आप इंडिविजुअल या डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो अगर आपका अनफेवरेबल या हम बोल सकते हैं एडवर्स वेरिएंस आया है जो कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल में क्या होता है कि सामने वाले को आप रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। जैसे अगर हमने बोल दिया कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, रॉ मटेरियल की प्राइसेस, ऐसे तो नहीं बोल सकते चलो, क्योंकि प्राइसेस तो मार्केट की वजह से बढ़ती है तो वो अनकंट्रोलेबल है। आप नॉर्मल मान के चलिए कि जो परचेज मैनेजर है वो हाई प्राइस पे क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है, जबकि उसको पता है कि मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर हैं तो उनके थ्रू वो खरीद सकता है, और भी सप्लायर हैं, ऐसे बोल सकते हैं, कॉम्पिटिटर नहीं, और भी सप्लायर हैं, उनसे वो खरीद सकता है रॉ मटेरियल, लेकिन उसने हायर प्राइस पे या किसी पे उसने बोली लगाई तो उस केस में उसने हायर प्राइसेस पे कर दी, तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस ज़्यादा पे करने के कारण वेरिएंस नेगेटिव आ गया। तो अब रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ, वो परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल हुआ। वैसे ही लेबर से रिलेटेड लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो पर्सनल डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल हुआ कि किस हिसाब से आप लेबर हायर कर रहे हो, स्किल्ड अनस्किल्ड। तो ये बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल या डिपार्टमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो यही बोल रहा है, फॉर इंस्टेंस ए वेरिएशन इन द प्राइस पेड फॉर रॉ मटेरियल वुड बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परचेज मैनेजर एंड ए वेरिएशन इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। क्योंकि प्रोडक्शन का प्रोसेस ढंग से नहीं हो पा रहा, वर्कर ढंग से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, वर्कर क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाली बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो सुपरविजन इतना खास नहीं है, हम बोल सकते हैं फॉरमैन या असेंबलर जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, वो सारा पार्ट हो सकता है। द बोर्ड एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर वुड बी कंसर्न विद द ओवरऑल एफिशिएंसी विद विच देयर प्लान्स हैव बीन ऑपरेटेड बाय द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जनरली वो ओवरऑल एफिशिएंसी की तरफ ध्यान देते हैं, जिनसे उनके प्लान जो भी है वो कौन करता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं। जब भी हम बात करते हैं फॉरमैन, असेंबलर, जिसकी भी बात करते हैं हम, सुपरवाइजर की बात करते हैं, तो वो नीचे अपने जितने भी वर्कर हैं उनसे काम कराता है। तो हम चाहते हैं कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट
क्या कर सके, उस वर्क को एग्जीक्यूट करा सके ढंग से, ठीक है, तो जिससे कोई वेरिएंस नहीं आ पाएगा। तो पीएनएल शुड बी प्रिपेयर्ड इन ए स्पेशल मैनर स्टार्टिंग विथ स्टैंडर्ड और बजटेड प्रॉफिट। द वेरियस वेरिएंसेस वुड बी पुट इन 2 कॉलम, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, और जो नेट रिजल्ट होगा जो भी, वो ऐड या डिडक्ट कर दिया जाएगा स्टैंडर्ड या बजटेड प्रॉफिट से, जिससे कहाँ पहुँच पाएंगे, एक्चुअल। तो देखिए वो रिकन्सिलेशन की ही बात कर रहा है। अगर आपने ऊपर अकाउंटिंग देखी, अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट भी स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो बजटेड प्रॉफिट है या स्टैंडर्ड प्रॉफिट है। फिर उसके बेसिस पे जो वेरिएंस आएगा उसको जैसे आप ऐड लेस करोगे तो आप अपने एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे जो एक्चुअल प्रॉफिट आया उस पर पहुंच पाओगे, जिससे आपको कोई भी गलती होगी वो पता चल जाएगी। मैनेजमेंट कैन ईजिली सी द फैक्टर्स दैट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू चेंज इन प्रॉफिट पिक्चर। तो मैनेजमेंट आराम से पता कर पाएगा कि यार मटेरियल डिपार्टमेंट की इतनी गलती है, लेबर की इतनी गलती है, और ओवरहेड में भी अगर अलग अलग बना रखा है, वेरिएबल का अलग, फिक्स का अलग, या उसके अंदर भी फैक्ट्री के हिसाब से अलग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अलग, तो अलग अलग पता चल जाएगा। इसके अलावा वाइल रिपोर्टिंग द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टू मैनेजमेंट, ग्राफ, चार्ट, ये भी एक तरीके से एनालिसिस के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो वो स्टेटमेंट के फॉर्म में हो गए, रिपोर्ट के फॉर्म में हो गए, वो सारा पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है, इन ऑर्डर दैट वेरिएंस रिपोर्टिंग शुड बी इफेक्टिव इट इज़ एसेंशियल दैट द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। पहली क्या है, द वेरिएंसेस अराइजिंग आउट ऑफ ईच फैक्टर शुड बी करेक्टली segregated. If part of variance due to one factor is wrongly attributed to or merged with that of another, the analysis report submitted to the management would be misleading and wrong inferences may be drawn from it. सीधी सी बात है, जो भी लास्ट में हम बोल सकते हैं कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट लास्ट में जो भी क्या करेगा, रिपोर्ट देखेगा और रिपोर्ट के बेसिस पे क्या करेगा, कंक्लूजन निकालेगा, वो रॉन्ग कंक्लूजन निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी वेरिएंसेस अराइज हुए हैं या तो प्रॉपर होने चाहिए, करेक्टली सेग्रीगेटेड होने चाहिए। अगर पार्ट ऑफ वेरिएंसेस किसी वन फैक्टर की वजह से गलत एट्रीब्यूट कर दिया या मर्ज कर दिया गया, यानी लेबर वाला मटेरियल में कर दिया या मटेरियल वाला ओवरहेड में कर दिया, तो उस केस में रॉन्ग कंक्लूजन निकाल देगा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट ही गलत गई है, सीधी सी बात, तो वो गलत नहीं जानी चाहिए। फिर आपको बोल रहा है सेकंड, वेरिएंसेस पर्टिकुलरली द कंट्रोलेबल वेरिएंस शुड बी रिपोर्टेड विथ प्रॉम्प्टनेस एज सून एज दे अकर। दिस वुड अनेबल करेक्टिव एक्शन बीइंग टेकन इन टाइम। क्योंकि देखिए अनकंट्रोलेबल वेरिएंस तो कोई भी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल ठहराया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि वो मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई तो वो क्या कर सकता है, उसको उस पर ही खरीदना पड़ेगा, परचेज मैनेजर को, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे सप्लायर हैं, उसमें से वो क्या कर रहा है, उनको ढूंढ नहीं रहा, एफर्ट नहीं लगा रहा, तो प्राइसेस हायर ले रहा है, तो रेस्पॉन्सिबल तो वही ठहराया जाएगा। तो ये बोल रहा है कि कंट्रोलेबल जो भी वेरिएंस है उसको फटाफट क्या करना चाहिए, यानी जल्दी से जल्दी आपको मैनेजमेंट को बताना चाहिए ताकि उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। अब देखिए कुछ भी था क्या, कुछ भी नहीं पार्ट था, लेकिन फिर भी क्या करें, थ्योरेटिकल पार्ट में दे रखा है तो पढ़ाना पड़ता है। एनालिसिस ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएंस शुड बी मेड with the same care as for controllable variance, since the analysis of the off standard situation may reveal far reaching effect on the economy of the concern। देखिए आपको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए पहले ही तैयार रहना पड़ता है, लीगल एक्सपेक्ट के लिए पहले से तैयार रहना पड़ता है, तो फ्यूचर के केस में कुछ ना कुछ कंटिजेंसी या प्रोविजन आपको बनाने पड़ेंगे। तो जो भी अनकंट्रोलेबल वेरिएंस है या मार्केट की कंडीशन में डायनेमिक एनवायरनमेंट है, जो भी चेंज हो रहा है उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर की सोच के हिसाब से प्री डिटर्मिन कॉस्ट सेट करनी पड़ती है। तभी हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिकली बेसिस पे होती है, सर्वे के बेसिस पे होती है। कि अगर हम क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड कॉस्ट देखना चाहते हैं, तो हम सर्वे करके देखेंगे कि आपको किस टाइप का गुड्स पसंद है। मोबाइल कंपनीज क्या करती है, सामने वाली जितने भी टेक्नोलॉजिकल फ्रीक होते हैं, टेक्नोलॉजिकल पर्सन होते हैं, उनसे पूछती है रिव्यू कि आपको किस टाइप का, हमने ये मोबाइल निकाला है, अगली बार आपको किस टाइप का पर्टिकुलर मोबाइल चाहिए। या वो खुद ही क्या करते हैं, रिव्यू दे देते हैं कि अगर इस टाइप का बेटर इसमें ये होता तो अच्छा होता, तो अगली बार और सुधार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फोर्थ बोल दिया, द फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंसेज शुड बी डिजाइन कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड द साइज ऑफ द कंसर्न एंड नो स्टैंडर्ड फॉर्म कैन देयर फॉर बी सजेस्टेड। तो ये बोल रहा है कि जो वेरिएंसेस के अलग अलग टाइप्स के जो भी फॉर्म होते हैं वो किसके हिसाब से देखना चाहिए, मैनेजमेंट की नीड के हिसाब से, और ये कि बिजनेस कितना बड़ा है, बिजनेस की साइज के हिसाब से। एंड नो स्टैंडर्ड फॉर्म कैन देयर फॉर बी सजेस्टेड, और ज़रूरी नहीं कि उस हिसाब से कोई स्टैंडर्ड फॉर्म सजेस्ट किया जाए, यानी कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता, वो बिजनेस के ऊपर होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक ही लीगल फॉर्म है
या आप बोल सकते हो कि जैसे जीएसटी से रिलेटेड आप बोल सकते हो, टैक्स से रिलेटेड लीगल फॉर्म होते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होते, वो बिजनेस की साइज़ और मैनेजमेंट की नीड के ऊपर होते हैं। तो बोल रहा है इट इज़ बेटर टू प्रेजेंट द प्रॉफिट फिगर बाय वे ऑफ रिकन्सिलेशन ऑफ बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंस। वही स्टैंडर्ड प्रॉफिट और उसके बेसिस पे क्या करा, जो भी फेवरेबल अनफेवरेबल वेरिएंस है एड लेस करने के बाद आप एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ पहुंच गए, उसे हम क्या बोलते हैं, रिकन्सिलेशन। ठीक, तो आपका आई होप ये सारा पार्ट आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको क्या बताया, सेल्स वेरिएंस का पार्ट हम एक्स्ट्रा पार्ट में रख रहे हैं। जैसे मैंने कुछ टॉपिक आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है, अब देखिए आप एक क्वेश्चन के लिए बार बार पर्टिकुलर इतना पार्ट नहीं पढ़ेंगे। हाँ मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं उस पॉइंट तक पढ़ा रहा हूँ कि जो हमारे कोर्स से रिलेटेड लिंक है, ठीक है, और पास्ट ईयर से रिलेटेड जितने जितने आए हुए। अब अगर एक्स्ट्रा पार्ट आ गया तो उससे रिलेटेड मुझे पता है कि एग्ज़ाम तो अभी लेट होंगे ही होंगे, तो उससे पहले तक मैं आपको सारा का सारा कोर्स आई होप करवा दूंगा। अगर कोई यूनिट रहती है तो पर्टिकुलर मैंने आपको बताया था कि आपका रिफ़ंड का प्रोसीजर है, लेकिन तब तक तो आपका ये पार्ट हो ही जाएगा। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।